दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टॉक एनालिसिस करने वाले जोमेटो कंपनी का। हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे ही एनालिसिस करने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, जब कोई स्टार्टअप कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे और वो कंपनी अभी अभी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर रही है तो उसका किस तरह से फ्यूचर हो सकता है और उसका एनालिसिस करने के टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है, वो सब हम लोग इस वीडियो के ज़रिए कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग स्क्रीनर वेबसाइट पे आ जाते हैं। स्क्रीनर वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ये कंपनी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ लिस्टेड है, BSE और NSE। NSE में उनका कोड है जोमेटो। अभी जो मार्केट कैप है इस कंपनी का वो अराउंड 86,000 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ की है। बुक वैल्यू अराउंड 22 रुपीज़ की है। इस कंपनी का जो हाई है 52 वीक्स का वो 105 रुपीज़ है और 44 का लो है, यानी कि कंपनी का जो शेयर है 44 रुपीज़ से बढ़ के 100 रुपीज़ तक आ गया है। अगर ऑलरेडी शेयर बढ़ा है तो हम लोग इसका एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है इस वीडियो के थ्रू, तो इसीलिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं पहले उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो था वो लॉस में था कंटिन्यूसली, अभी वो इम्प्रूव हुआ है। अगर इसका सेल है यानी कि रेवेन्यू जो है वो अराउंड 266 करोड़ का था क्वार्टरली और वो बढ़ के 1000 करोड़ 1100 करोड़ अभी वो 2400 करोड़ तक गया है, यानी कि कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी उनका अच्छा इंप्रूव हो रहा है, नेट प्रॉफिट में भी सुधार आया है और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में उनका प्रॉफिट भी दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं 466 करोड़ से 8000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है कंपनी ने, तो ये अच्छी ग्रोथ है। उसके सामने उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने के लिए इतना ही है। बैलेंस शीट में अगर चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं रिजर्व जो है उनके पास अच्छा खासा है, लोन इतना नहीं है, शेयर कैपिटल बड़ा है, फिक्स असेट उनके अभी बड़े हैं। उसके साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो अराउंड 6765 करोड़ की है। उसके थ्रू वो लोग अदर इनकम अर्न कर रहे हैं 695 करोड़ का, तो ये अच्छा इनकम है। इन्वेस्टर सेक्शन में अगर हम लोग चले जाते हैं तो FIS के पास 54% होल्डिंग है, DIS के पास अराउंड 10% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 33% होल्डिंग है और अदर्स के पास 2% होल्डिंग है। अगर हम लोग इसको अगर बड़ा कर देते हैं, DIS को बड़ा कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं मोस्टली इधर म्यूचुअल फंड्स है, तो इसको हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे। पब्लिक में जाएंगे तो जो फाउंडर्स है दीपेंद्र गोयल, उनके पास 4% की होल्डिंग है। अगर इसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं तो मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो FIS के पास है और बाकी का जो होल्डिंग है वो DIS और पब्लिक या फिर अदर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जो फाउंडर है उनके पास इक्विटी बहुत कम है कंपैरेटिवली। बाकी सारी कंपनीज में आप जब देखते हो तो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा होल्डिंग होता है, लेकिन इस कंपनी में मेजॉरिटी होल्डिंग जो है वो FIS के पास है। तो अगर हम लोग इसका फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करें तो हम लोग उसके ऊपर चले जाते हैं। हम लोगों ने ये फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट किया है इसका ऑलरेडी, और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि ये मॉडल क्या है और किस तरह से बनाया गया है। उसके साथ साथ अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आप में से कुछ नए व्यूअर्स हो सकते हैं, तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है फंडामेंटल एनालिसिस की, आप इसको देख सकते हो और इस तरह के मॉडल क्रिएट कर सकते हो और आप खुद एनालिसिस करके स्टॉक पिक कर सकते हो और अच्छे स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकोगे। तो बेहतर स्टॉक कैसे पिक किए जा सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे एनालिसिस किया जा सकता है वो आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं शेयर प्राइस 100 है, नंबर ऑफ शेयर उनके पास 860 करोड़ है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम हम लोगों ने 8 लिया है, रिस्क फ्री रेट हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। लीवर्ड बीटा जो है वो अराउंड 0.02 का है। यह एक्चुअली बहुत कम है, मोस्टली 1 प्लस होता है, लेकिन लीवर्ड बीटा बहुत कम है। इसकी वजह से इसका शेयर प्राइस भी सरप्राइजिंगली आपको अलग दिखेगा, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 65% से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम लोगों ने कंसिडर किया है कि 20% से ग्रो होंगे और उसके बाद 15% और 12.5%। ऐसा क्यों किया है तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उनके बिजनेस मैट्रिक्स के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो मेजर बिजनेस है वो फूड डिलीवरी का है। उसके बाद हाइपर प्योर करके बिजनेस है उनका, B2B सप्लाईज करते हैं वो लोग। और उसके बाद क्विक कॉमर्स का ब्लिंकिट करके कंपनी है, वो जोमेटो ने एक्वायर की है, तो वो क्विक कॉमर्स में आते हैं। तो ऐसे 3 अलग अलग बिजनेसेस हैं। इसमें से जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है उसमें आप देख सकते हैं एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन
अगर आप देखेंगे तो 23 से 24 में इतने ट्रांजैक्शन में चेंज नहीं दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि जो रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा ग्रो होते हुए नहीं दिखेगा आपको। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि एवरी ईयर इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा बहुत प्राइसेस ऊपर चली जाती है। जैसे कि आप अगर बिरयानी आज के तारीख में खरीद रहे हो 400 रुपीज़ में, तो नेक्स्ट ईयर आप शायद 420 440 रुपीज़ में खरीदोगे। तो उसकी वजह से उनका रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा, लेकिन वो माइनर रेवेन्यू में ग्रोथ आ सकता है अगर उन्होंने मंथली ऑर्डर उनके बढ़ते नहीं हैं तो। और उसके बाद आप देखेंगे तो हाइपर प्योर जो है वो बिज़नेस उनका अच्छा खासा ग्रो होते हुए दिख रहा है। 273 करोड़ के रेवेन्यू से उन्होंने क्वार्टरली रेवेन्यू अभी 600 करोड़ का है, जो कि अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और उसके साथ साथ क्विक कॉमर्स का जो रेवेन्यू है वो 164 करोड़ से 384 करोड़ का हुआ है। अभी इस क्विक कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा ज़ेप्टो है या फिर डंजो है, अभी अमेज़ॉन भी उसमें आई है, फिर बिग बास्केट है, फिर फ्लिपकार्ट ने भी उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो क्विक कॉमर्स में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग फूड डिलीवरी में देखेंगे तो मेनली 2 प्लेयर दिखते हैं, जो कि स्विगी है और जोमेटो है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉम्पीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों का मार्केट जो है वो टॉप लेवल पे आ रहा है फूड डिलीवरी में। लेकिन आप देखेंगे तो क्विक कॉमर्स में ऐसा नहीं है। क्विक कॉमर्स में अलग अलग प्लेयर्स है और अलग अलग प्लेयर्स उसमें ऑलरेडी है, तो इनका कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से जो हम लोगों ने रेवेन्यूज़ इधर कंसिडर किए हैं वो कम किए हैं। हम चाहते हैं कि ये इम्प्रूव हो, इससे बेहतर आए। हम हमारे साइड से ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंसिडर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंसिडर नहीं किए हैं, क्योंकि हमें जब शेयर प्राइस देखी जाएगी, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंपनी में तो सही से इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने लोअर साइड पे रेवेन्यू अज्यूम किए हैं। उसके बाद जो अदर इनकम है वो 100% से बढ़ रहा है। लास्ट ईयर में 38% से बढ़ा था, हम लोगों ने 20% किया है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है तो शायद वो और बढ़ सकता है। एक्सपेंसेस में अभी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे जोमेटो का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, क्वार्टरली में जाएंगे, तो आप देखो ऑलमोस्ट 100% पे आया है। मतलब क्या, जितना रेवेन्यू कमा रहे उतना एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 100% तो आएगा ही। और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आपका अदर इनकम की वजह से आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट वो लोग अदर इनकम से कमाने वाले हैं, लेकिन मोस्टली उनका जो एक्सपेंसेस के सामने जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें वो लोग 100% हम लोगों ने इधर कंसिडर किया है। और उसके बाद हम लोगों ने 95, उसके बाद 90% और 90% ही कंसिडर किया है। 10% का ऑपरेटिंग मार्जिन रखा है, क्योंकि उनको इतने सारे बिजनेसेस के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा और उसमें उनका एक्सपेंसेस होने वाला है। ऐसा हम लोगों ने अज्यूम किया है। ऐसा हो नहीं सकता है शायद, या फिर जोमेटो को ही यूज़ करना ज़्यादा लोग कंसिडर करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने वर्स्ट केस पकड़ा है, इसके लिए हम लोगों ने इन सारे मार्जिन्स को कंसिडर किया है कि हम सोच रहे हैं कि ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये 5% के ऊपर नहीं जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और 10% के ऊपर नहीं जाएगा नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिप्रिशिएशन 8% हो रहा है अराउंड। इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। ट्रेड पेएबल जो है 35 डेज़ के है। इन्वेंट्रीज और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बहुत कम है। उसके बाद अगर हम लोग करंट असेट्स है वो अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। हम लोगों ने कम कंसिडर किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9000 के करंट असेट हो चुके हैं, तो उसमें और तेज़ी नहीं दिखेगी। अराउंड 15,000 करोड़ तक जा सकते हैं, वो हम लोगों ने कंसिडर किया है। फिक्स असेट में भी हम लोगों ने 10% ही ग्रोथ पकड़ी है। फिक्स असेट में अगर आप जाओगे तो 6,343 करोड़ के असेट सडनली ग्रो हुए। वो असेट क्या है वो देखेंगे। अगर बैलेंस शीट में आ जाते हो तो अगर फिक्स असेट में आओगे तो आप देख सकते हो ये इंटेंजिबल असेट है। ओवरऑल असेट्स में उनके मेजॉरिटी जो असेट्स है वो इंटेंजिबल असेट्स है, तो उतने ग्रो भी नहीं होंगे। अगर वो ग्रो होते हैं तो भी आपके बैलेंस शीट के ऊपर उसका कोई असर नहीं आने वाला है, कैश फ्लोज के ऊपर इतना असर नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों ने 10% कंसिडर किया है मैक्सिमम साइड पे। उसके बाद ओवरऑल 1000 करोड़ की कैश रख रहे हैं। इनके पास इधर कैश नहीं बच रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उनकी कैश वो लोग इन्वेस्टमेंट के थ्रू ला सकते हैं। इधर वो बेच सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर उन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके वो लोग अपना कैश मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बोरोइंग्स इंक्रीज नहीं किए हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ को 35% और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को 40% से इंक्रीज किया है। तो उसके हिसाब से एक इनकम स्टेटमेंट बन के आ रही है अपने सामने। तो वो अगर आप देखेंगे तो अराउंड रेवेन्यू जो है 1300 करोड़ से 7000 करोड़ का हुआ था। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डबल हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, क्योंकि कंपटीशन की वजह से अगर उनका जो मेजॉरिटी बिजनेस है जो कि फूड डिलीवरी बिजनेस है,
आप देख सकते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस है, उसमें ही ऑर्डर वैल्यू अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो इसमें इतना चेंजेस नहीं आएगा जिसकी वजह से आप देख पाओगे कि रेवेन्यू इतना इंक्रीज होते हुए, ठीक है। अदर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसके सामने उनका टोटल रेवेन्यू तो 16,000 करोड़ तक जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर उनका नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों को शायद इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखेगा और उसके बाद भी प्रॉफिट दिखेगा। तो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल होने वाली है। अभी तक वो लॉस कर रही थी लेकिन आपको आगे जाके वो प्रॉफिट करते हुए दिख सकती है अगर उन्होंने इस तरह से मैट्रिक्स लाए तो, और इससे इम्प्रूव किए तो हमारे लिए अच्छा ही होगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बैलेंस शीट पे जाते हैं तो 21,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, वो 32,000 करोड़ की हो सकती है अगर उनका फिक्स असेट इंक्रीज हुआ और वापस उन्होंने इंटेंजिबल असेट्स में इंक्रीमेंट दिखाया तो शायद वो और ज़्यादा जा सकती है। उसके बाद कैश फ्लो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें देखना है DCF वैल्यूएशन। अगर आप देखोगे तो कैश जो है पहले निगेटिव में है लेकिन बाद में पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। हम लोगों ने कैश फ्लो जो है वो 15% से ग्रो होगा वो भी कंसिडर किया है फ्यूचर के ईयर्स में, क्योंकि कंपनी क्या करती है नॉर्मली। मैं आप लोगों को वापस से एक बार लेके जाता हूँ इस शीट पे ऊपर। देखो पहला उन्होंने स्टार्ट किया था फूड डिलीवरी बिजनेस, उसके बाद उन्होंने B2B बिजनेस सप्लाई चालू किया और उसके बाद क्विक कॉमर्स को चालू किया। इसका मतलब क्या किया कि वो लोग मल्टीपल बिजनेसेस में फ्यूचर में जा सकते हैं अगर उनको और इसमें ग्रोथ नहीं दिखती है तो, क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है तो अल्टीमेटली न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा सिंगल बैनर के अंदर में। तो जोमेटो के अंडर में और सारे ब्रांड्स को वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि अभी ब्लिंकिट आपको क्विक कॉमर्स के थ्रू दिखता है, हाइपर प्योर जो है वो आप लोगों को B2B सप्लाईज के लिए दिखता है, फूड डिलीवरी के लिए वो लोग जोमेटो को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस मॉडल के ऊपर आते हैं तो फ्यूचर में इनका कैश ग्रो होते हुए दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है और उनका जो ओवरऑल ऑपरेशंस है वो अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो फ्यूचर में उनके ऑपरेशन और अच्छे हो सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने इन कैश को अज्यूम किया है। अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो इंट्रिंसिक प्राइस आ रही है 91 रुपीज़ की और करंट मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ की आ रही है। मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ बताना चाहता था, इसके लिए इसका मॉडल बनाया। इसको मैं पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये मॉडल इसके लिए बनाया है क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखानी थी। हम लोग चले जाएंगे गूगल सर्च के ऊपर। आप देख सकते हैं ANT फाइनेंस ने 3.6% सेल किया था पेटीएम में से 2000 करोड़ से। तो इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। अभी आप वापस जाएंगे और जोमेटो के अंदर में जाएंगे, जोमेटो इधर जो कंपैरेटिवली कंपनी है, अगर आप 197 यानी कि पेटीएम कंपनी के अंदर जाओगे तो इन्वेस्टर सेक्शन में चले जाओगे, तो अगर आप FIS में चले जाते हो तो आप देख सकते हो सेम कंपनी है लेकिन ये नीदरलैंड से है। और जोमेटो में अगर आप जाओगे इन्वेस्टर सेक्शन में FIS के तो ये सिंगापुर होल्डिंग है, ठीक है। और ये सिंगापुर होल्डिंग है, दो अलग अलग कंपनीज दिखा रहे हैं इधर, अलीपे और ANT फाइनेंस। अभी ये कंपनी जो ओन करते हैं वो सिंगल कंपनी है। अगर हम लोग वापस वही न्यूज़ पे चले जाते हैं तो उन्होंने अभी रिसेंटली उनका स्टेक बेचा है। कब बेचा उन्होंने स्टेक? जब वो कंपनी का जो शेयर प्राइस है, अगर हम लोग वापस आएंगे, अब देखो अराउंड 400 रुपीज़ प्राइस चल रही थी। जब वो प्राइस 900 रुपीज़ चली गई, डबल हुई, तब उन्होंने अपना स्टेक वैल्यू को बेचा है। उसके पहले बेचते समझो 400 रुपीज़ थी तो इनको 1000 करोड़ ही आते, लेकिन अभी उनके पास 2000 करोड़ की वर्थ हो चुकी है। सेम सिचुएशन आप जोमेटो में देख सकते हैं। जब इन्वेस्टर इस शेयर प्राइस को ग्रो होते हुए देखेंगे तो उसमें से निकलते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टर है ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी से अभी वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर समझो इन्होंने जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया है 1000 करोड़ का, तो इसके थ्रू 6% की इक्विटी अगर उन लोगों को 1 लाख करोड़ के कैपिटल मार्केट कैप के ऊपर मिलती है, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी स्टेक हो जाएंगी 6000 करोड़ की। तो उनकी 1000 करोड़ की वैल्यू 6000 करोड़ की हो चुकी है। तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अभी वो अपना इन्वेस्टमेंट सही से मैनेज कर रहे हो। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस कंपनी में या फिर कोई भी कंपनी में, तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आप आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह से मैनेज करने वाले हो उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे अपने पैसे को वो लोग सही से इन्वेस्ट करके सही से एग्जिट कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी एग्जिट करना ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं 100 रुपीज़ की करंट मार्केट प्राइस है, 91 रुपीज़ इंट्रिंसिक प्राइस है। अगर इसके चार्ट पे चले जाते हैं, 100 रुपीज़ अभी चल रही है। ये जो गैप है ये अराउंड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 34% का गैप है। अगर इसको फिल करना है ना तो इसमें कुछ स्टॉक में इम्प्रूवमेंट दिखनी ज़रूरी है।
अगर क्वार्टरली रिजल्ट, नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अगर अच्छा आएगा, यानी कि उन्होंने अच्छे रेवेन्यूज पोस्ट करते हैं और अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, तो ये गैप फील होते हुए देख सकते हैं। अगर उनके नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है तो ये गैप नहीं फील होगा और शेयर नीचे आ सकता है अराउंड 70 रुपीज़ तक, और ये नियर बाय सपोर्ट है। नहीं तो 90 रुपीज़ आएगा और उसके बाद 73 रुपीज़ आ सकता है। तो ये नियर बाय सपोर्ट तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं पोस्ट किए। आप अगर वही कंपनी जो पेटीएम कंपनी है उसके क्वार्टरली रिजल्ट पे चले जाओगे तो आप देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं -6% थे मार्च के, जून के -13% आए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए जोमेटो के तो उसमें आप गिरावट देख सकते हैं शेयर में। और जो हम लोगों ने रेवेन्यू अज्यूम किए हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट आते हैं तो आपको ये इंट्रेंसिक प्राइस दिखती है 91 रुपीज़ की। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखनी है वो ये है कि कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है और इस गैप को फिल करती है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। आप सोचो, ये कंपनी 30% से अगर ग्रो होती है तो इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1,20,000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि शेयर उधर रुकेगी नहीं, शेयर प्राइस उधर रुकेगी नहीं, अराउंड 150 रुपीज़ तक जा सकती है। और इस वक्त जाके इस इन्वेस्टर में से कुछ ना कुछ एग्जिट करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये लोग अपना एग्जिट उस वक्त करने वाले हैं, ये आप लोगों को पता होना आज के तारीख में ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया था। आज ये पब्लिक कंपनी है, इसके बाद ये लोग अपना थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करेंगे और इसमें से एग्जिट करके साइड में हो जाएंगे। अगर इस सिचुएशन में स्टॉक के प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं तो आप इस स्टॉक में फंसने नहीं चाहिए, और इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस मॉडल में हम लोग जाएंगे रेशो एनालिसिस में। बाकी सारे रेशोज को देखने की ज़रूरत नहीं है, फ्री कैश फ्लो देखते हैं। ये माइनस आ रहा था, ये पॉजिटिव होते हुए दिखेगा, यानी कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकती है फ्यूचर में। अभी इस प्राइस को लेके हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, यानी कि आपको ये जब प्राइस दिखती है तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि कंपनी कैश अर्न करने वाली है तो हमें कैश कमा के देने वाली है, तो शेयर अप्रिशिएट होगा और उसके फ़ायदे हमें हो सकते हैं शेयर अप्रिशिएशन के साथ। नहीं तो कंपनी हमें डिविडेंड देगी। तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट ही नहीं होता है तो कंपनी का शेयर ऊपर नहीं जाएगा। और अगर इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा, बैलेंस शीट को भी मिनिमाइज़ करूँगा, इन प्रॉफिट्स को पोस्ट करती है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्या हो सकता है और उसको कितना वैल्यूएशन मिल सकता है वो हम लोग इधर देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं PG रेशो 1 के हिसाब से कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए रियल में। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अराउंड 50% माइनस होगा, तब जाकर ये शेयर की प्राइस PG 1 पे आ जाती है, यानी कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड नहीं दिखता है। लेकिन कंपनी का जो P है अराउंड 347 तक जाते हुए दिखेगा। PG रेशो इधर आपको वापस लेके जाना है तो आपको 30% की ग्रोथ दिखेगी, तब वो 1 होगा और उसके बाद वापस ओवर वैल्यूड हो जाएगी कंपनी, यानी कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 65 रुपीज़ ही दिखा रही है। अभी ऐसा क्यों? मैं आप लोगों को और एक कंपनी दिखाता हूँ। ब्रिटानिया कंपनी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। आज के तारीख में कंपनी का रेवेन्यू है 16,000 करोड़ का और उसका जो प्रॉफिट चल रहा है वो 2,400 करोड़ का, और ब्रिटानिया कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 1,11,000 करोड़ का है, यानी कि P जो है कंपनी को 52 का मिल रहा है। अगर जोमेटो के केस में देखेंगे तो ऑलरेडी ये कंपनी का जो मार्केट कैप है ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो जोमेटो ऐसा क्या प्रॉफिट अर्न करने वाली है जो इतना प्रॉफिट रहेगा उसकी वजह से इस कंपनी को इतना वैल्यू मिल सकता है? आप समझ रहे हो? लेकिन अगर इसको क्वार्टरली रिजल्ट में मोमेंटम मिलता है तो ये जगह फील होते हुए दिख सकती है, लेकिन एक बार ये फील हो गई उसके बाद ये कंपनी का शेयर अगर किसी ने बेचा तो शायद वापस वो नीचे आकर 50 रुपीज़ में मिल सकता है। आप समझ रहे हो इस सिनारियो को? अगर हम लोग जोमेटो के इन्वेस्टर सेक्शन में चले जाते हैं और इन इन्वेस्टर में से वो लोग एग्जिट करते हैं तो शेयर की प्राइस नीचे आते हुए दिख सकते हैं, अगर उनका क्वार्टरली रिजल्ट और अच्छा नहीं आते हुए दिखता है तो, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर का प्राइस अच्छा गया है और ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हुआ है। अगर उनके स्टॉक एनालिसिस करने वाले लोग बैठे हैं तो उनको पता रहेगा कि इसका ऑलरेडी स्टॉक वैल्यू जो है ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तो हम इसमें रुक के क्या करें?
हम इसको बेच सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वेट किया है 47 से 100 से वापस 130, तो उसके बाद वो लोग क्यों वेट करेंगे। अगर वो लोग वेट नहीं करते हैं और ये प्राइस अच्छी होती है तो आप लोगों को वापस इस प्राइस पे शेयर मिल सकता है। तो आप लोग इस बीच में किधर फंसो नहीं, इसके लिए इस मॉडल को देखना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 30 और इधर 0 ही दिख रहा है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे कि चलो कंपनी को P100 का मिलता है तो क्या स्टॉक वैल्यू रह सकती है। तो इधर हम लोगों का वापस 100% ग्रोथ दिखेगा, इधर 20% ग्रोथ दिखेगा और इधर 20% का ग्रोथ दिखेगा, तो 100 का पी आ जाता है। तो भी शेयर की प्राइस अराउंड 200 रुपीज़ जाती है। तो अगर जोमेटो के केस में शेयर प्राइस इधर से ग्रो होती है और इस प्राइस पे आती है तो वो ऑलरेडी 163 रुपीज़ की प्राइस है। यानी कि आपके पास आज के तारीख में चांस है कि आप इसमें इन्वेस्ट करके इसमें से एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो वापस वो शेयर गिरेगा ही। तो ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टेड है उन लोगों के पास माइंड में कुछ स्टॉप लॉस होने ज़रूरी है। तो कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास इस तरह के मॉडल्स होना ज़रूरी है। अगर मॉडल रहेगा तो आपको सही से पता रहेगा कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। जैसे इन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे देखा था कि इस बिज़नेस में क्या ग्रोथ आने वाली है फ्यूचर में, और उसके हिसाब से उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और आज के तारीख में वो लोग एग्जिट करके साइड में हो सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके सामने उनको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। लेकिन आज आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आपको कितने रिटर्न्स आने हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं फाउंडर्स की बात करूँ तो उनके लिए ये कंपनी नेक्स्ट 20 ईयर्स चलाना है, तो कैसे भी करके वो लोग चलाएंगे 20 ईयर्स के लिए, और उस टाइम पे वो लोग 20 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे कि मैं इस कंपनी को किस लेवल पे लेके जाऊं। तो आज के तारीख में अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे जोमेटो जैसे कंपनी में, समझो इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ का होता या 50,000 करोड़ का होता, तो आप सोच सकते हैं कि 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो 10 टाइम होगा, यानी कि 5 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी। तब इसमें से मुझे 10 टाइम रिटर्न आ सकते हैं, तो वो शायद 5 to 10 ईयर्स में आ सकते हैं। लेकिन अगर वही कंपनी आज के तारीख में ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की है तो वो 10 टाइम होने के लिए इसको 10 लाख करोड़ की कंपनी होनी पड़ेगी। TCS कंपनी को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी होनी ज़रूरी है, तब उसको इतना रेवेन्यू देना ज़रूरी होगा, इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देना ज़रूरी होगा, तब ये वैल्यू मिलेगी इस कंपनी को। लेकिन आज के तारीख में जो जोमेटो को वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू के हिसाब से जोमेटो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। और अगर आपको जोमेटो में, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट दिखता है तो आप ये मोमेंटरी समझो कि ये मोमेंटरी रह सकता है रेवेन्यू ग्रोथ, और उसके सामने ये शेयर प्राइस ग्रोथ, और उसके सामने कुछ लोग एग्जिट होते हुए और वो अपना स्टेक सेल करने के बाद वापस शेयर नीचे आते हुए दिख सकता है, क्योंकि रियल में इस कंपनी के साथ वैल्यू ही नहीं है, आज के तारीख में नहीं है, शायद वो फ्यूचर में वैल्यू हो सकती है। तो जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करोगे किसी कंपनी में तो आप लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको कितने टाइम्स रिटर्न मिलने वाले हैं और आप कितने टाइम तक इसमें इन्वेस्टेड रहने वाले हो, और आपको कितना इसमें से प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। तो आपकी एंट्री और एग्जिट, आप कंपनी में एंट्री करने से पहले पता होनी चाहिए मेरी एग्जिट क्या होगी और एग्जिट कब होगी। अगर मुझे पता ही नहीं है मेरी एग्जिट क्या होने वाली है तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, आपको ये सब पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को और एक कंपनी दिखाऊंगा, एवेन्यू सुपरमार्केट। अभी इस कंपनी का जो पी है वो अराउंड 98 का है, तो अगर इसके पी रेशो में चले जाते हैं, 5 ईयर्स का पी देखो कितना था, 300, कितना है 300, लेकिन कुछ समय के बाद वो पी जो है वो मेंटेन रहा है 100 तक। अब सोचो कि पी एवेन्यू सुपरमार्केट जैसी कंपनी का शेयर, एक कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वो लगातार शेयर का प्राइस डाउन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उनका प्रॉफिट जो है लगातार कंटिन्यूसली सेम ही आ रहा है। जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उनके लिए उतना ही काफ़ी है। तो कंपनी के पास ऐसा कुछ प्लान होना चाहिए जिससे आपकी शेयर की प्राइस इम्प्रूव हो जाए। ये डीमार्ट कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये ओवरऑल सब चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जोमेटो का एनालिसिस किया और आप लोगों को रखा है आपके सामने। आप लोग इसमें नंबर्स चेंज कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने नंबर्स लिए हैं, इसको मैं अगर मिनिमाइज़ करूँ, इसको मिनिमाइज़ करूँ और आप सोचो कि इसमें अगर बैलेंस शीट अजम्पशंस को मैं निकालूं तो इसमें अगर और इम्प्रूवमेंट आती है, समझो 14,000 करोड़ की जगह पे उन लोगों ने 20,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 90 की जगह पे उन्होंने 85 या 80 पे चले गए, तो उनका शेयर में ग्रोथ दिख सकता है और अच्छा खासा ग्रोथ दिख सकता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो शेयर में इसमें ग्रोथ नहीं दिख सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप एंट्री हो, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो आपको किधर एग्जिट करना है और कौन से लेवल पे एग्जिट करना है। शेयर प्राइस शायद 200 जाए, 250 जाए, वो ओवर वैल्यूड रहेगी उस वक्त। अगर शेयर गिरना है तो आपको मैं दिखा दूँ तो ये कितना टाइम में गिरा है, इधर देखो 36%। कितना दिन में? 6 डेज में शेयर 36% से गिरा है। 36% से गिरना बड़ी बात नहीं है जोमेटो के लिए, ठीक है। आप इधर भी देखो, 18 डेज में 37% से गिरा है। तो एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। तो शेयर गिरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप लोगों के स्टॉप लॉस होने ज़रूरी है, कौन से लेवल पे मुझे एग्जिट करनी है। अगर मुझे ये गैप फिलिंग मिलती है, अगर अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो गैप फिलिंग मिलेगी, तो उसमें मैं किधर एग्जिट करूँ, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। और आप इन्वेस्टेड हो तो, अगर नहीं इन्वेस्टेड हो तो आपको किस तरह से मॉडल क्रिएट करना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, वो सब आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। इसके लिए इस मॉडल को हम लोगों ने क्रिएट किया है और ये एनालिसिस में अभी के लिए इतना ही। अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।